अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर्स में जो एक्सपेरिमेंट्स हमने स्टडी किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स से हमें क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए CO2, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए H2O और सनलाइट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। इन फैक्टर्स के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता ही नहीं है, क्योंकि हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देखे और उन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स से हमें पता चला कि अगर इनमें से एक भी नहीं हो तो प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। वाटर के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, इंशाल्लाह वाटर के बारे में जो एक्सपेरिमेंट था इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वहां तो हमें पता चल गया कि कौन कौन सी चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन डिफरेंट चीजों का, इन डिफरेंट फैक्टर्स का, इन डिफरेंट रिएक्टेंट्स का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इन सबका एज ए सबस्ट्रेट काम कर रहे होते हैं ना, तो इन सबस्ट्रेट्स का रोल क्या है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक सबस्ट्रेट्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें रोल ऑफ सनलाइट, तो अगर आप लोग को याद हो, हम लोग फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था फिजिक्स का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग कहते थे कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही हमने कहा था ना, एक इम्पॉर्टेंट, एक कॉमन प्रिंसिपल है फिजिक्स का। जब हम फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में भी काफी डिटेल में लेक्चर्स आएंगे, बट अभी फोकस करते हैं अपने बायोलॉजी पे। तो उसमें हमने क्या कहा था कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, हम इसको बना या इसको मिटा नहीं सकते। अब अर्थ सरफेस पे जितनी भी एनर्जीज है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, वो सारी एनर्जीज, उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है, उसका अल्टीमेट सोर्स जो है वो, उसका अल्टीमेट सोर्स जो है वो सन है। हम सबको पता है सन लाइट। अब जो सनलाइट की एनर्जी है, या इसको हम लोग सोलर एनर्जी भी बोलते हैं, ये सोलर एनर्जी सबसे पहले इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या फिर रेडिएशंस, रेडिएशंस के फॉर्म में जो है ये एनर्जी प्रेजेंट है। रेडिएशंस होती है, रेज होती है। अब ये फ्लो किस फॉर्म में करती है, फोटोन के फॉर्म में। अब यहाँ पे फिर क्वांटम फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा है। तो फोटॉन्स क्या है, पैकेट्स ऑफ लाइट। क्वांटम फोटॉन्स के फॉर्म में, फोटॉन्स क्या है, पैकेट्स ऑफ लाइट है, पैकेट्स ऑफ लाइट है। तो पैकेट्स ऑफ लाइट्स के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में ये लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। यही फोटॉन्स, इनको क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटॉन्स क्या है, लाइट एनर्जी है ना, पैकेट्स ऑफ लाइट है, इसको एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनिशिएट करवाते हैं, राइट। यही क्लोरोफिल जो है क्या करता है, हमें पता है कि क्लोरोफिल के बारे में भी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्लोरोफिल के बारे में ही है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में है, उनके नेचर को हम समझेंगे, उनके रोल को समझेंगे, उनके क्लासिफिकेशन फर्दर किन टाइप्स में हुई है, स्ट्रक्चर उनका क्या है, सारा डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। बट अभी आप इतना समझे कि क्लोरोफिल क्या है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि इनिशिएट करवाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। कैसे, जब लाइट आती है फोटोन, तो वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को हिट करती है और वहीं से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब लाइट आके स्ट्राइक करती है फोटोसिस्टम्स को, फोटोसिस्टम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, क्लियर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सनलाइट जो है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, जिसको हम लोग सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। ये सोलर एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या फिर रेडिएशंस के फॉर्म में होती है, जो कि फोटॉन्स के फॉर्म में, पैकेट्स ऑफ लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, राइट। अब इन रेडिएशंस में हमने इसको क्या नाम दिया, रेडिएशंस।
इन रेडिएशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडिएशन है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेडिएशंस है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वो विजिबल लाइट के हैं, विजिबल लाइट के हैं। डिफरेंट लाइट जो है वो डिफरेंट रीजन्स में लाइट करते हैं। इंफ्रारेड है, बाल्मर, जो पूरा हम लोगों ने बाल्मर लाइमन सीरीज पढ़ा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में हम लोगों ने सारी चीजें डिटेल में पढ़ी थी। राइट, तो लाइट उस सारे अगर जितनी सीरीज है उसमें से जो विजिबल लाइट है वो विजिबल लाइट क्या है, वही विजिबल लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए परफेक्ट है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सूटेबल है। क्लियर। अब इसमें भी अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कौन से वेवलेंथ का लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वेरी करता है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। राइट, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक ये वेरी करता है। अब यहाँ पे अगेन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मैं हर एक पॉइंट के साथ आपको यही बताती हूँ। बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज जो है वो गिवन होती है। राइट, आपके टेक्स्ट बुक में इसकी जो वैल्यू है आपने उसी को फॉलो करना है। जैसे कि मैंने देखा तो मोस्टली खैर मुझे 400 से 700 तक वैल्यूज मिली। एक में 380 टू 680 नैनोमीटर था। राइट, जो लाइट का वेवलेंथ है जो कि इफेक्टिव होता है। फिर इसी तरह से जब दूसरे में मैंने देखा तो उसमें 390 टू 760 था। तो डिपेंड करता है आपके बुक में जो है, आपने उसी पॉइंट को फॉलो करना है। अगर आपके बुक में 400 से 700 तक है तो आप उसी को फॉलो करें। अगर आपके बुक में 380 नैनोमीटर टू 680 नैनोमीटर है तो आपने इसको फॉलो करना है, आपने मेरे वाले पे रिलाई नहीं करना। राइट, तो अब उसमें से जो 700 नैनोमीटर 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक की जो लाइट है, जो वेवलेंथ है, वो बेसिकली इफेक्टिव होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो इंगलमैन का रिएक्शन था जब उन्होंने क्लेडोफोरा पे किया था, उससे हमें क्लियर हुआ था। पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरह उनको पता चला कि लाइट जो है उसको कौन से वेवलेंथ वाली लाइट जो है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है। राइट, क्लोरोफिल जो है वो कौन से वेवलेंथ वाली लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो किस वेवलेंथ वाले लाइट में इफेक्टिव होता है। तो वो लाइट का जो वेवलेंथ था वो क्या था, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया कि लाइट जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा मैं आपको पॉइंट बताऊं, हम जब सनलाइट की बात करते हैं तो जो सनलाइट है पूरी 100% में से जस्ट 40% अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में प्रेजेंट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आप लोगों ने पढ़ रखा है एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में क्लास 10th में। ओजोन लेयर जो है क्या है, एक गैसियस लेयर है जो कि सनलाइट के जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनको कैप्चर करता है, उनको अर्थ सरफेस पर लाने नहीं देता, क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजरस होती है, वो पूरे अर्थ सरफेस को डिस्ट्रॉय कर लेंगे अगर वो अर्थ सरफेस तक पहुंचे। लेकिन ये नेचर का एक सिस्टम है कि क्या प्रेजेंट है, गैसियस लेयर प्रेजेंट है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को कैप्चर करता है और जो सुटेबल होती है तो वो अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती है। तो पूरे सनलाइट में से, पूरी एनर्जी में से जस्ट 40% जो है वो अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। और उस 40% में भी प्लांट्स जो है वो जस्ट 2 to 3% सनलाइट को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। राइट, अगेन आई एम टेलिंग, आपके बुक में इसकी जो वैल्यू है आपने उसी को फॉलो करना है। अगर आपके बुक में ये पॉइंट नहीं गिवन तब आप 2 to 3% ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बुक में ये वैल्यू डिफरेंट है तो आपने उसी को फॉलो करना है। क्लियर? तो 100% में से 40% अर्थ सरफेस तक पहुंचती है और उस 40% में भी 2 to 3% जो है वो रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। मतलब 2 to 3% ही यूज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। और उस 2 to 3% के सनलाइट में भी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो ऑथेंटिक होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और हम लोगों ने वो स्टडी किया, कौन है वो, 400 कितना है वेवलेंथ उसका, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। क्लियर? अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। वी हैव
क्लोरोफिल एंड वी हैव कैरोटीनॉइड्स। फर्दर पे इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट है। लाइक अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो हमें पता है कि ब्लू रीजन और रेड रीजन, लास्ट इंगलमैन के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि जो ब्लू रीजन है या जो रेड रीजन का लाइट है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, राइट। तो अगर हम क्लोरोफिल के केस में बात करें तो वायलेट ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो 390 टू 430 नैनोमीटर तक इसका रेंज है। और अगर हम रेड में बात करें तो वो 670 टू 700 नैनोमीटर तक इसका जो है रेंज है। क्लियर। तो क्लोरोफिल के लिए जो लाइट कैप्चरिंग रेंज है वो कितना है, 390 टू 430 नैनोमीटर फॉर ब्लू रीजन, और रेड रीजन के लिए 670 टू 700 नैनोमीटर जो है इसका रेंज है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें कैरोटीनॉइड्स की, यहाँ पे बच्चों को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अगर क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, ग्रीन कलर रिक्वायर्ड होता है, तो क्या कैरोटीनॉइड्स, जिस प्लांट में कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये कि वहां पे मतलब जो पिंक कलर के फ्लावर्स वगैरह होते हैं या फिर ऑरेंज या येलो कलर के, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता? बिल्कुल होता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये कैरोटीनॉइड के मॉलिक्यूल्स हैं, केराटिन्स है, ज़ैंथोफिल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये लाइट को कैप्चर करते हैं और ये फिर उसको ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ। क्लोरोफिल ए लाइट रिएक्शन में हम लोग फोटो सिस्टम को स्टडी करेंगे, वहां पे एक रिएक्शन सेंटर होता है जिसमें एक बड़ा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। सारे पिगमेंट्स लाइट को कैप्चर करते हैं और क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को देते हैं और वहीं पे प्रोसेस को इनिशिएट करवाते हैं, राइट। तो कैरोटीनॉइड्स के लिए अगर हम रेंज की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, अगर हम उसमें लाइट के रेंज की बात करें कैरोटीनॉइड्स के लिए, तो अगर रेड रीजन की बात करें तो वो, या चलिए अगर कैरोटीनॉइड्स में हम देखें तो यहाँ पे रेंज पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे रेंज पे कैसे होता है, 500 टू 600 नैनोमीटर, क्योंकि हमने कहा था कि इफेक्टिवली सनलाइट जो है वो कहाँ पे कैप्चर होता है, 400 से लेके 700 तक, राइट। इसके अलावा जो बाकी लाइट होती है, बाकी वेवलेंथ वाली लाइट होती है, उसको केराटिन्स या ज़ैंथोफिल्स वगैरह कैप्चर करते हैं। क्लियर। अब इनके लिए रेड और ब्लू रीजन नहीं है। 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में वाली जो लाइट है, इसको बेसिकली कौन कैप्चर करते हैं, कैरोटीनॉइड्स। उसमें रेंज क्या है, 500 नैनोमीटर टू 600 नैनोमीटर, या इसके अलावा डिफरेंट बुक्स में 430 टू 470 भी दिखाते हैं, 430 नैनोमीटर टू 470 नैनोमीटर। तो रेंज जो है वो वेरी करता है। अगेन आपके बुक में जो पॉइंट है आपने उसी को फॉलो करना है। क्लियर। तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ। एक तो हमने ये स्टडी किया कि सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो वो इनिशिएट ही नहीं होगा। लाइट आएगा, फोटोन आएगा, क्लोरोफिल को स्ट्राइक करेगा, तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि पूरे विजिबल लाइट में से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ एक्टिव होता है, तो रेड और ब्लू रीजन पे। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जो लाइट की रेंज है, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो काफी एक्टिव होता है। और ये जो इसका जो एविडेंस है, हम लोगों ने इंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया था एविडेंस के साथ। क्लियर। अब अगर हम देखें तो इफेक्ट क्या होता है, हम लोगों ने लाइट के बारे में स्टडी किया, उसके नैनोमीटर और ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी, वेवलेंथ हमने डिस्कस किए। अब इस लाइट का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अगर हम बात करें विजिबल स्पेक्ट्रम की, हमने क्या कहा कि विजिबल स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है या जो प्रोसेस होता है वो एक्टिव होता है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में एक राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एक राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। Let me check out the video. ओके। तो क्या होता है कि एक राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, किसमें, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है। अगर हम लोग बात करें इसके वेवलेंथ की, तो कुछ लाइट जो है उनका वेवलेंथ शॉर्टर होगा, कुछ लाइट जो है उनका वेवलेंथ लॉन्गर होता है। अगर हम बात करें शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट की, अदर देन विजिबल, अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट की बात करें तो वो सेल के लिए डेंजरस होता है, वो सेल के लिए डेंजरस होता है और सेल में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है वो बनने से पहले ही टूट जाता है। तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सही नहीं है। क्लियर? इसके अलावा मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, क्लियर, जो ओजोन उसको कैप्चर कर रहा है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं इनके, और ये सेल के लिए क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट का तो हमें पता है कि ये काफी डेंजरस रेज होती है, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बन रहे होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें उसकी लार्जर वेवलेंथ की, अगर हम बात करें लार्जर वेवलेंथ की, तो लार्जर वेवलेंथ वाली जो लाइट्स हैं वो उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम शॉर्टर की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, पूरे सेल को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट है उनका फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उनकी एनर्जी लो होती है। तो अगर एनर्जी लो होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी, उसका जो रेट है वो भी कम होगा, राइट। तो इसी वजह से जो विजिबल स्पेक्ट्रम है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो काफी एक्टिव होता है, वो काफी एक्टिव होता है। सो सिंपल हम ये कहेंगे कि लाइट जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अगर लाइट ना हुआ तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं, क्योंकि जब हम देखें तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। नाइट टाइम में प्लांट्स भी हमारी तरह रिस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, क्लियर। तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, लाइट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट के बगैर ये सब होता तो फिर नाइट टाइम में भी फोटोसिंथेसिस चल रहा होता, लेकिन नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। यही सबसे बिगेस्ट एविडेंस है कि लाइट इज हाउ मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सनलाइट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो सनलाइट रिक्वायर्ड है, फिर ये तो मैं बहुत बेसिक पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन चले आई थॉट के मैं ऐड कर दूं। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए लाइट का कलर, जैसे हमने कहा कि ब्लू एंड ग्रीन जो है, ग्रीन नहीं सॉरी, ग्रीन को तो वो रिफ्लेक्ट करता है, ब्लू एंड रेड रीजन जो है वो क्या है, इफेक्टिव है। तो फोटोसिंथेसिस के लाइट का कलर, उसकी ब्राइटनेस और उसका ड्यूरेशन, ये तीनों चीजें जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, राइट। तो एक राइट अमाउंट में एनर्जी जब मिलेगी प्लांट्स को तो वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ लाइट। इसके बाद डिस्कस करते हैं रोल ऑफ CO2। Now let's discuss रोल ऑफ CO2। अगर आप लोगों को याद हो इसके इंपॉर्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए that either it is important for the process of photosynthesis or not, Savanner had did experiment। सेवेनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था KOH पे, याद करो लास्ट लेक्चर, और उससे उनको पता चला था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए CO2 क्या है, एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, देखें, जो CO2 का, यहां पे लिखते चले, जो CO2 का कार्बन है, इस कार्बन ने आगे जाके फिक्स होना है, इसकी फिक्सेशन होगी
और इसके फिक्सेशन से क्या बनेगा C6H12O6, इसके फिक्सेशन से बनेगा ग्लूकोज। और ये हमारे पास कार्बन फिक्सेशन जो है लास्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में एक स्टेप आता है कार्बन फिक्सेशन, जहां पे कार्बन की फिक्सेशन हो जाती है। डार्क रिएक्शन में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से फिक्सेशन होती है। लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि जो CO2 का कार्बन है उसकी फिक्सेशन होती है और वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, राइट। तो इससे आप लोग को CO2 का अंदाजा हो सकता है कि हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट। और वैसे भी जब सेबेलेट ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उनको लास्ट में रिजल्ट क्या आया था, कोई फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं था, क्योंकि CO2 जितना था उसको KOH ने एब्जॉर्ब किया। क्लियर। तो CO2 भी एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिफरेंट जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो CO2 का कार्बन है, तो जितने भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, वी ऑल नो कि उसका बैकबोन कौन बनाता है, उसका बैकबोन बेसिकली कार्बन बना रहा होता है, राइट। इसी तरह से यही कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, यही कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। क्या बनाता है, मोनोसैकेराइड्स, इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपलेस्ट शुगर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। इसके अलावा ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन जो है बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन क्या करता है, अमाइनो एसिड्स की लिंकेज करता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई जा रही है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है, सबसे पहले अगर फोटोसिंथेसिस के केस में इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो यही कार्बन आगे जाके फिक्स होता है। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जब हम कहते हैं कि प्लांट्स खाना बनाते हैं तो उस खाने के बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, CO2 का कार्बन। लेट मी चेक आउट द वीडियो। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसी CO2 का कार्बन होता है। इसके अलावा जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उसका जो बैकबोन होता है वो भी कौन बना रहा होता है, कार्बन बना रहा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी पड़ी है हाइड्रोकार्बन से, सारी इसी के बारे में। तो वहां पे आपको लॉन्ग चेन जो दिखते हैं वो कौन बनाते हैं, कार्बन बनाते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ बाइंड होते हैं तो अमाइनो एसिड्स की लिंकेज कराते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब अगर हम बात करें इस CO2 के सोर्स की, अगर इस CO2 के सोर्सेस की हम बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसको डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करते हैं। जैसे कि हम बात करें लैंड प्लांट्स की, तो लैंड प्लांट्स क्या करते हैं, इसको एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से इसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें इक्वेटिक प्लांट्स की, तो इक्वेटिक प्लांट्स जो है डिसॉल्व फॉर्म में CO2 को यूज करते हैं। जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं वो इक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में CO2 को यूज करते हैं। डिसॉल्व CO2 को यूज करते हैं। जैसे कि हम बात करें CO3 की, यहाँ पे HCO3, वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में इसको यूज करते हैं, राइट। तो CO2 जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ये तो खैर इसका कुछ इंपॉर्टेंस था। मेनली जो इनका काम होता है, मेनली जो कार्बन CO2 का काम होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो जो मेन काम है वो कौन कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही कर रहा होता है, क्योंकि इसी का कार्बन फिक्स होता है आगे जाके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाता है, राइट। तो ये आप लोग को क्लियर हुआ रोल ऑफ CO2।
हम लोगों ने रोल ऑफ सनलाइट स्टडी किया, उसके बाद रोल ऑफ CO2 स्टडी किया। अब बात करते हैं वाटर की। अब यहाँ पे वाटर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये देखने के लिए कि जो वाटर है, जो ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, हमें पता है कि CO2 जो है वो वाटर के साथ बाइंड होता है, क्या बनाते हैं, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो उस टाइम में प्रॉब्लम ये था कि साइंटिस्ट पता लगा रहे थे कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन CO2 से आ रही है या ये ऑक्सीजन जो है ये H2O से आ रही है, राइट। इन्होंने क्या किया था, इस चीज पे उनको प्रॉब्लम था कि जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है, हमेशा याद रखना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, जो कि एटमॉस्फेयर की तरफ फ्लोज हो जाता है और हम फिर उसकी इनहेलेशन करते हैं, हम उसको इनहेल करते हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि वाटर जो है उसका क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो सबसे पहले अगर देखें, वाटर भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक के मतलब एक के एब्सेंस में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, राइट। तो वाटर क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। हम जब देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में H2O की स्प्लिटिंग होती है, H2O की स्प्लिटिंग होती है, राइट। हम जब आगे उसको स्टडी करेंगे डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन को, तो वहां पे भी आप लोग H2O के स्प्लिटिंग को समझेंगे। बेसिकली हम स्टडी करेंगे फोटो सिस्टम्स को। तो फोटो सिस्टम पे जब लाइट एनर्जी पड़ती है, ये खैर एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन चले बुलेट मैं आपको बता देती हूँ बुलेट पॉइंट्स में। फोटो सिस्टम में जब पिगमेंट्स होते हैं, उनको जब लाइट स्ट्राइक करती है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेशन की वजह से वो उस फोटो सिस्टम को छोड़ देते हैं, राइट। तो इस फोटो सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है, इसी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरे करने के लिए क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो क्या होता है, फोटोलाइसिस जब होती है, वाटर स्प्लिटिंग मींस जब फोटोलाइसिस होती है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, स्प्लिटिंग में ऑक्सीजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन जाके उस फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसीज को पूरा कर देते हैं। तो वाटर के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से ही जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो जस्ट वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से ही कंटिन्यू होता है। अगर वाटर का मॉलिक्यूल ना होता, उसकी स्प्लिटिंग ना होती, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो आगे कंटिन्यू भी ना होता और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे चल ही ना पाता, राइट। तो वाटर क्या है, इसकी स्प्लिटिंग होती है और इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, रोल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, राइट। तो जो लाइट रिएक्शन है उसमें हम लोग फिर डिटेल में इस पॉइंट को और भी क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो वाटर क्या है, इसका रोल आप लोग को पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है बेसिकली वो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब इस एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंस का आपको पता चला, वाटर के स्प्लिटिंग के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आगे मूव ही नहीं करेगा, क्लियर। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो आगे चल ही नहीं पाएगा जब वाटर की स्प्लिटिंग ना होगी। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम लोग लाइट रिएक्शन को स्टडी करेंगे, ओके। अब इस एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। मैंने आपसे कहा कि उस टाइम में प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकल रही है, तो ये H2O की वजह से है या CO2 की वजह से। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे वो, ही वॉज माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वॉन नील नाम था उनका। ये क्या थे, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो नॉर्मली अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखें,
CO2 प्लस H2O जब कंबाइन होके ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो यहाँ पे H2O जो है वो एज ए डोनर काम करता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो है उस पे एलजीडी सॉरी बैक्टीरिया, एलजी है खैर, बैक्टीरिया ब्लू सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने काम किया। एक एलजी पे सिंपली इन्होंने काम किया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी उसका नाम है, उसका नाम क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एलजी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पे काम किया। ये क्या करती है, ये हाइड्रोजन की H2O की बजाय ये क्या यूज करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करती है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए डोनर अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज करती है। क्लियर। अब जब इन्होंने देखा, जब इन्होंने यहाँ पे H2S ऐड करवाया रिएक्शन में, तो यहाँ पे क्या बना, प्रोडक्ट तो बन गया, ग्लूकोज तो बन गया, लेकिन यहाँ पे सल्फर जो था वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल गया। तो इस चीज से इनको पता चला कि जो H2 जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है वो H2O की, वो CO2 की वजह से नहीं निकलता, H2O की वजह से निकलता है, राइट। क्योंकि जब यहाँ पे इन्होंने H2O ऐड ही नहीं किया, H2O था ही नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, सल्फर रिलीज हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला दैट द बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। ये एक सिंपल सी कंफ्यूजन थी जो इनको क्लियर हो गई। अब इनके आइडिया को फर्दर बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने सपोर्ट किया। हमारे बुक्स में सिंपल लिखा होता है हिज आइडिया वाज सपोर्टेड बाय हिल, राइट। इनके आइडिया को किसने सपोर्ट किया, रॉबिन हिल्स ने सपोर्ट किया 1937 में। रॉबिन हिल्स ने इनके आइडिया को सपोर्ट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ आइसोटोप्स को यूज किया, राइट। इन्होंने कुछ आइसोटोप्स को यूज किया। जब आइसोटोप्स में इन्होंने देखा, इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट्स की थी। ऑक्सीजन के दो आइसोटोप होते हैं, O16 और O18। इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने CO2 के साथ क्या किया, यहाँ पे 16 था, जो CO2 का ऑक्सीजन था वो क्या था, O16 था, राइट। और इसी के साथ जो H2O लिया वो क्या था, वो 18 था। जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे C6H12O6 बन गया और साथ में जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकला तो वो कौन सा था, वो ऑक्सीजन जब इन्होंने इसकी मॉलिक्यूलर स्टडी की तो इनको पता चला कि वो क्या है, 18 आइसोटोप है ऑक्सीजन का। क्लियर। इसी तरह से एक दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया जिसमें इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने क्या किए, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स तैयार करवाए और एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, दो एक्सपेरिमेंट्स करवाए। फर्स्ट में इन्होंने ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसमें ऑक्सीजन 16 लिया और H2O में ऑक्सीजन 18 लिया। दूसरे में इन्होंने जब देखा तो इन्होंने CO2 जो था, CO2 में जो ऑक्सीजन था वो 18 ऐड करवाया और H2O में 16 ऐड करवाया। अब जब अगेन इन्होंने यहाँ पे देखा तो C6H12O6 बना और उसके साथ जो ऑक्सीजन आया वो ऑक्सीजन क्या था, वो 16 था। तो हर बार उनको यही एक पॉइंट मिल रहा था कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता तो यहाँ पे 18 बनता और यहाँ पे 16 बनता। तो एक तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया जब इन्होंने बैक्टीरिया पे या फिर जो एलजी है उस पे एक्सपेरिमेंट किया तो इनको पता चला कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक सल्फर बन चुका है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के साथ, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन नहीं बना। तो एक तो इनको ये यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ। फिर इनके आइडिया को रॉबिन हिल्स हैं, इनके साथ कुछ और भी साइंटिस्ट थे, इनके अपने कुछ कोलीग्स थे, तो जिसमें एस रॉबिन का नाम भी आता है। तो इन्होंने क्या किया, फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को इनके आइडिया को सपोर्ट किया और देखा। इसको हम लोग वॉन नील हाइपोथेसिस भी कहते हैं, राइट। इसको हम लोग वॉन नील हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्लियर। तो अब जब इन्होंने देखा
तो CO2 में जब इन्होंने 16 लिया और ऑक्सीजन में वाटर में 18 आइसोटोप लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सा बना, वही जो वाटर का था। अगेन जब यहाँ पे इन्होंने CO2 का 18 लिया और H2O का 16 लिया, तो अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सा बना, H2O वाला बना। सो इनको फाइनली क्लियर कट पता चल गया कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो ऑक्सीजन H2O के मॉलिक्यूल से आता है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से नहीं आता। और बाकी हम लोगों ने देखा कि वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, एज ए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल एक्ट करता है। कैसे, इसी का कार्बन जो है वो क्या होता है, उसकी फिक्सेशन होती है और इसी के फिक्सेशन से आगे हमारे पास C6H1246 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये जो पॉइंट है हम लोग डार्क रिएक्शन में डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आप लोग को रोल ऑफ सनलाइट, रोल ऑफ CO2 एंड रोल ऑफ H2O जो है अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उसमें हम लोग डिफरेंट पिगमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिगमेंट्स का लोकेशन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से एनर्जी की कैप्चरिंग होती है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्ट्रा मेंस एकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।